Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एंड आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जहां से हमने छोड़ा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था हु आर वल्नरेबल ग्रुप्स, और हमने ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी का सिनेरियो देखा था। हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कुछ जो स्टेट्स हैं अपने पॉवर्टी बहुत तेजी से कम किए हैं, तो उनके क्या क्या रीजंस थे। सभी स्टेट्स में पॉवर्टी इक्वली रेट से डिक्लाइन नहीं हुई है, तो कुछ स्टेट्स अगर इस चीज में सक्सीड हुए हैं तो उन्होंने क्या क्या मेजर्स अपनाए, ये सब हमने पढ़ा था। एंड आई होप आपको वहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की तरफ। पॉवर्टी के क्या क्या कारण है। देर आर अ नंबर ऑफ केसेज फॉर कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में अगर पॉवर्टी है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट था यहाँ पर बहुत कम था ब्रिटिशर्स के टाइम से ही। जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट था बहुत कम था, डिक्लाइन हो रहा था। इसके अलावा जो पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, उनकी वजह से भी इंडिया में जो है पॉवर्टी को बढ़ावा मिला। इसके अलावा और भी रीजन थे, जैसे कि उन्होंने इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी उसे डिस्करेज किया, उसे बढ़ने नहीं दिया। लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। तो कब तक रहा यहाँ पर लो रेट ऑफ ग्रोथ? लगभग 1980s तक, which resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. This was accompanied by a high growth rate of population. इसके अलावा अलग फैक्टर्स क्या क्या थे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की कम थी, लोग जो है अनएम्प्लॉयड थे, अवेयर नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, और साथ ही साथ क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है बहुत ज्यादा था। इंडिया का पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज इंक्रीजिंग टू मच। अब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, जबकि यहाँ पर इनकम रिसोर्सेज सब कुछ लिमिटेड था, रिजल्टिंग इनटू द मेकिंग इंडिया वेरी पुअर कंट्री। दो चीजें कंबाइंड हो गई, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर अच्छी नहीं थी, और दूसरा रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा थी। इनकी वजह से जो इंडिया है वो एक साइकिल में फंस गया पॉवर्टी के। ग्रोथ रेट ज्यादा है और जबकि इनकम बहुत कम है, इसकी वजह से इंडिया जो है ज्यादा पुअर होता गया। With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कब क्रिएट हुई? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ड्यूरिंग 1960 टू 65 के टाइम के आसपास। लेकिन आप जानते हैं ये भी कुछ ही एरिया तक जो है लिमिट था, लेकिन इसके जो लिमिट इफेक्ट थे कुछ ही एरिया तक लिमिट थे, और इंडस्ट्रीज जो थी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं थी जॉब्स जो मिल रही थी कि सभी को एब्जॉर्व कर ले। जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं सभी को जॉब फिर भी नहीं मिल पाई इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो पीपल फोर्स हो गए सिटीज में आकर कैसे काम करने के लिए? रिक्शा पुलिंग, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो लोग जो है मजबूर हो गए ये सब काम करने के लिए। अब इरेगुलर स्मॉल इनकम्स का परिणाम क्या हुआ कि वो एक्सपेंसिव हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो कैसी सिचुएशंस में रह रहे थे? बिल्कुल पुअर लिविंग कंडीशंस में, स्लम्स में रहने लगे। सिटीज के आसपास स्लम्स बन गए, और जो प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की, जो कि पहले रूरल फिनोमेना था, अब अर्बन एरिया में भी नजर आने लगा। हाई पॉवर्टी रेट्स का एक और फिनोमेना, एक और फीचर ये था कि इसके साथ साथ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज भी हुई। मतलब सभी लोग इक्वली पुअर नहीं थे, कुछ लोग रिच होते गए, कुछ लोग और ज्यादा पुअर होते गए, दोनों के बीच का जो गैप था वो इंक्रीज हो रहा था। इसका रीजन एक क्या था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड और रिसोर्सेज का वो इक्वल नहीं था। कुछ के पास बहुत ज्यादा था सब चीजें एक्सेस, और कुछ के पास बिल्कुल नहीं। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने, इसके बावजूद भी इनको मीनिंगफुल तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। कुछ इनिशिएटिव्स हुए जैसे लैंड रिफॉर्म्स का, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एसेट्स का रूरल एरियाज में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और इसकी वजह से लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ रूरल पुअर। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से होता
तो मिलियंस ऑफ लोग जो रूरल एरियाज में रह रहे थे उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती थी. मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. ये तो इकोनॉमिक रीजंस हमने पढ़े. इसके अलावा सोशियो कल्चरल रीजंस भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी रेट्स इतने ज़्यादा हैं. पुअर होने के बावजूद भी सोशल एप्लीकेशंस में लोग जैसे खर्चों में कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, चाहे उन्हें लोन लेना पड़े, और वो एक साइकिल में फंस जाते हैं कि वो बस इंटरेस्ट ही पे कर पाते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी पे नहीं हो पाता. जैसे कोई रिलीजियस सेरेमनी है, मैरिज फंक्शंस हैं, तो इन सब में यहाँ पर जो है स्पेंडिंग ज्यादा होती है सोशियो कल्चरल रीजंस की वजह से. इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स को मनी की जरूरत होती है एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए, और क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सब चीजें अपनी सेविंग्स में, तो वो जो लोन लेते हैं उसकी वजह से भी वो एक साइकिल में फंस जाते हैं. वो विक्टिम्स बन जाते हैं इस पूरे साइकिल में, एक विशियस साइकिल में, क्योंकि वो अब पहले सेविंग्स कर नहीं पाए इसलिए वो लोन ले रहे हैं इनपुट्स खरीदने के लिए. फिर अगर किसी वजह से जो उनका प्रोडक्शन है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर उन्हें दोबारा लोन लेना पड़ेगा. तो ये बार बार लोन ले लेके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है. इसकी वजह से हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस, जो इतना ज़्यादा ये लोग ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, ये कॉज और इफेक्ट दोनों बन जाता है पॉवर्टी का. अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए पॉवर्टी को दूर करने के लिए. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. पॉवर्टी को दूर करना इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जिसमें गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया. एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. एक तो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, दूसरा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जिनसे कि पॉवर्टी को दूर किया जाए. गवर्नमेंट ने इन 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम किया. ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to early 80s there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. 30 सालों तक क्या हुआ, मतलब अर्ली 80s तक, 1980s के आसपास तक क्या हुआ, जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी और पॉवर्टी में ज़्यादा रिडक्शन नहीं हो रहा था. Official poverty estimates, which were about 45% in the early 1950s, remained the same even the early 80s. 1950 से 1980 तक लगभग डाटा में कोई चेंज नहीं आया, उतने ही लोग अभी भी पुअर की कैटेगरी में आ रहे थे. अब 80s में क्या हुआ, इंडिया जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पर इम्प्रूव हुआ तो इंडिया जो है फास्टेस्ट इकोनॉमी बना, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, इंडिया उनमें से एक बन गया. ग्रोथ रेट जो है उसमें इतना ज़्यादा जंप हुआ, 3.5% से 6% का हो गया ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s. इसकी वजह से जो हमारी जो ग्रोथ रेट बढ़ा उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली पॉवर्टी को रिड्यूस करने में. और यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 2 चीज़ों में लिंक यहाँ पर आकर क्लियर हो गया, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और दूसरा पॉवर्टी के रिडक्शन में. मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी ही होगी. यहाँ से ये लिंक के बारे में पता चला. इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, रिसोर्सेज जो लोगों को चाहिए थे ह्यूमन डेवलपमेंट के उन सब की अवेलेबिलिटी बढ़ी. इससे लोगों को एनकरेजमेंट भी मिला कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, गर्ल्स को भी स्कूल भेजें, जिससे कि अब उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो स्कूल भेजेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे तो फ्यूचर में उन्हें बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे. However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations. This has a direct bearing on poverty. Was a large number of poor people living in villages and are dependent on agriculture. Agriculture rate sector में जो है growth इतनी ज़्यादा नहीं हुई. Poor जो people थे उन्हें direct advantage नहीं मिला. लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों को skill development education पे काम किया तो उन्हें फ्यूचर में ज़रूर बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस में भी इम्प्रूवमेंट हुए. हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एक विलेज की स्टोरी के बारे में जहाँ पर एक मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट क्रिएट की गई तो उससे उस फैमिली की पूरी तरह से गरीबी कितनी तरह से दूर हो गई थी. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास सेकेंड चैप्टर है वो शायद इकोनॉमिक्स में आपका. In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty programs. इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट जो है कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आए जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए काम करें. उन्हीं में से एक था आपका MG नरेगा एक्ट ऑफ 2005. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है. इस एक्ट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
रूरल एरियाज में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है यूथ्स को। ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहे हैं, आइदर दे आर स्किल्ड और अनस्किल्ड, रूरल एरियाज में उन्हें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड इफ गवर्नमेंट फेल टू डू सो, तो उन्हें 100 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, अगर उन्हें काम नहीं मिल पाता। तो इससे काफी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, SC ST पीपल्स को भी फायदा हुआ, और इसमें 1/3 जॉब जो है वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन थी। तो कहीं ना कहीं इससे इक्वालिटी की तरफ भी कदम बढ़ते हुए दिखे। इसके अलावा बहुत सारे और भी गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स लिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो स्कीम आई थी आपकी 1993 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, किसके लिए? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में, उसके और उनकी हेल्प करना कि वो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकें और अपने लेवल पर इंडस्ट्रीज बना सकें। फिर आपका आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लगभग सिमिलर थे, लेकिन इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि ये जो है एजुकेटेड यूथ के लिए है। ये जो है रूरल एरियाज में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए आया था आपका RGEP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके बाद एक टारगेट सेट किया गया कि 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएंगी अंडर द 10th 5-year प्लान। जो आपको पता है इंडिया में 5-year प्लानिंग से काम होता थे पहले, तो 10th 5-year प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव रखा गया कि 25 लाख नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी एज अ। और फिर उसके बाद आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1999 में लॉन्च हुआ, 1999 में। द प्रोग्राम जिसका एम क्या था कि पुअर फैमिलीज को असिस्ट करना है पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सहायता से, और उन्हें बैंक से क्रेडिट देना और गवर्नमेंट सब्सिडी को इजी बनाया जाए कि उन्हें जो है एक फॉर्मली तरीके से लोन मिल सके, जिससे कि उन्हें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े और वो इंडेप्टनेस के विशियस साइकिल में फंस के ना रह जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि एक है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना विच वाज लॉन्च्ड इन 2000, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाए स्टेट्स को। कौन कौन सी सर्विसेज के लिए? बेसिक सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर एक और योजना आई थी अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। अब इन सारे जो पॉवर्टी मीजर्स लिए गए, इनका जो रिजल्ट था वो मिक्स था। ऐसा नहीं है कि सभी पूरी तरह से सक्सीड हो गए या पूरी तरह से फेल हो गए, कुछ इनकी इफेक्टिवनेस कम रही। उसका एक रीजन ये था कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाया। It was one of the important factor that result was not as expected. इसके बावजूद जो है कुछ स्कीम्स में ओवरलैपिंग भी थी, मतलब कई स्कीम्स में सेम ऑब्जेक्टिव रख दिया गया और किसी एरिया को कहीं कहीं पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। इतनी गुड इंटेंशंस होने के बावजूद भी इनका स्कीम्स का बेनिफिट असल में उन लोगों तक नहीं पहुंचे जो डिजर्विंग पुअर थे। तो यहाँ पर जो है रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड टू रीच आउट टू द टारगेट ग्रुप्स। इसी में आपको पता है जो रिसेंट स्कीम्स हैं, जैसे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी स्कीम्स हैं जनधन खाता, तो इन सब से क्या होगा कि अब डायरेक्ट रीच होगी बेनिफिशियरी से गवर्नमेंट की, जिससे कि बीच के मीडियरीज से बीच में इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए और जो रियल में डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो सब पहुंचे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का इंटेंशन है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं जो पॉवर्टी है इतनी कम हुई है, डाटा हमें शो करते हैं कि डिस्पैरिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पॉवर्टी रेशियो है लगातार डिक्लाइन हो रहा है, चाहे वो रूरल एरिया हो अर्बन एरिया हो। हालांकि हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन टू रिड्यूसिंग दैम। Poverty reduction is expected to make better progress in next 10 to 15 years. It would possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and economically weaker sections of society. अगर इन सभी सेक्शंस पर अच्छे से काम किया जाएगा तो अगले 10-15 सालों में हम देखेंगे जो पॉवर्टी अब तक इतनी कम हुई है, दिस वुड श्योरली बी डिक्लाइन बाय मोर %। और इस पर अभी भी काम किया जा रहा है, ये अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज है जिस पर अभी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट येट डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग, सो वी आर वर्किंग ऑन टू reducing our poverty and also we are part of UN's policy which have sustainable development 17 sustainable development goals, और जिसका एम है कि 2030 तक हमें पॉवर्टी पूरी तरह से खत्म करनी है। सो लेट्स होप इट विल एंड सून।
जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी की, उसमें हम क्या है, इनकम और कंजप्शन, इन दो चीज़ों पर फोकस करते हैं. बट एट दिस टाइम इन द 21st सेंचुरी वी नीड टू ब्रॉडन दिस कंसेप्ट. अब जो है एक इंसान के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक ज़रूरतें अगर किसी को मिल रही हैं, दैट डज नॉट मीन ही और शी मस्ट बी सेटिस्फाइड. पॉवर्टी की डेफिनेशन को अब सोशल साइंटिस्ट ने ब्रॉड किया है और इसे ह्यूमन पॉवर्टी के कंसेप्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसमें पॉवर्टी की डेफिनेशन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ऐड किया जाएगा, जिसमें कि अब यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल होना चाहिए, बल्कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग होना चाहिए, जिसमें सभी को प्रॉपर एक बेसिक लेवल की एजुकेशन हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाइल्ड अब्यूज ना हो, चाइल्ड लेबर ना हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो. सो वी नीड टू वाइडन अवर थिंकिंग. Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully, we will able to provide the minimum necessary in terms of only income of all people by the end of next decade. By the target, we will move on many of the bigger challenges that still remain. Like अभी हमारे सामने क्या क्या challenges हैं जिन्हें हमें still overcome करने की ज़रूरत है. That are providing healthcare, education and job security for all and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be the even bigger task. जब हम इन सब को overcome कर लेंगे, then we can say this confidently that we have overcome with something called human poverty. ह्यूमन पॉवर्टी से अब हमें ओवरकम करना है, हमें ये सभी फैक्टर्स कंसिडर करके ये सारी प्रॉब्लम सोसाइटी से दूर करनी है. तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना भी आपके लिए इजी है. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यू आर वेलकम टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर. Stay safe and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.